नमस्कार दोस्तों। यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सुरेश चौहान के साहब, जो कि सुदर्शन टीवी के चेयरमैन, मैनेजिंग एडिटर और सर्वे सर्वा हैं। सुरेश चौहान के इस बात के लिए पूरे विश्व में विख्यात हैं कि किसी भी मुद्दे पर उनके विचार बहुत ही राष्ट्रवादी और प्रखर होते हैं। चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, यहाँ तक कि पत्रकारिता, वे किसी को भी नहीं बख्शते हैं। हर व्यक्ति को बेपर्दा करने के लिए सही पत्रकारिता करते हैं। सुरेश चौहान के साहब से देश के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे पर खुलकर चर्चा करने के लिए मैंने आग्रह किया। इस बात का भी हमें एहसास है कि सुरेश चौहान के साहब ने हमें अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर दिया। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार भी हूं और मैं देश की जनता को ये दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में देश को विश्व गुरु बनाने के लिए किस तरह के नेताओं की, किस तरह के कार्यकर्ताओं की, किस तरह के लोगों की और किस तरह की पत्रकारिता की आवश्यकता है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनकर रहे। इसलिए मैंने निर्णय किया है कि पूरे देश के सारे मुद्दों पर सुरेश चौहान के साहब से विचार जानेंगे, ताकि देश की जनता सही पत्रकारिता, सही राजनीति और सही न्यायपालिका की व्यवस्था को अच्छे से समझ सकें। तो आइए मिलते हैं सुरेश चौहान के साहब से। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं थोड़ा ऐड कर दूं या थोड़ा एडिट कर दूं? जी जी। आपने कहा कि सबको बेपर्दा करता हूं, तो मैं केवल गलत लोगों को बेपर्दा करता हूं। जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को मैं समर्थन देता हूं। तो जब मुझे पता चला कि सरोकार मीडिया और सिराज जी अच्छा काम कर रहे, राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, तो मैंने तय किया कि आपको इंटरव्यू दूंगा। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि सर, आपका स्लोगन ये है कि चैनल को ही नंबर 1 नहीं बनाना है, देश को नंबर 1 बनाना है। इससे भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि देश को नंबर 1 बनाने के लिए एक मीडिया पर्सन की हैसियत से आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? बिल्कुल। देखिए, जब मैंने चैनल शुरू ही इसलिए किया कि देश का हर मीडिया संस्थान अपने आप को एक नंबर बनाने पे लगा है, और वो एक नंबर दिन में कितने बजे से कितने बजे तक हम एक नंबर थे, फलाने दिन हम एक नंबर थे, हम साल भर से एक नंबर है। इस एक नंबर के लड़ाई में वो अपने कर्तव्य से भी दूर जा रहा है और देश हित से भी दूर जा रहा है। तो हमने 2003 में कंपनी बनाई, 5 में चैनल चालू किया। और इसीलिए किया कि सारे लोग अपने आप को नंबर 1 बनाने में लगे हैं, देश को नंबर 1 बनाने में कोई नहीं लगा है। तो इसलिए देश को नंबर 1 बनाने वाला चैनल आना चाहिए, इसलिए सुदर्शन का प्रारंभ हुआ। अब प्राथमिकता के मुद्दे क्या हैं? तो बहुत सिंपल है। 4 स्तंभ है लोकतंत्र के, जो नई व्यवस्था हमने स्वीकार की, जिससे कि मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन जो भी तथाकथित स्वतंत्रता के बाद हमने स्वीकार की, उसमें 4 स्तंभ हैं। उसमें कार्यपालिका, विधिपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका है। तो खबरपालिका एक बड़ा रोल इसलिए कर सकती है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो खबरपालिका है ये नारद मुनि जी को रिप्रेजेंट करती है, जो कि संत थे, और उनका काम था कि 2 लोगों में अगर कोई गलत गड़बड़ हो रही है तो उसको ठीक करना, करेक्ट करना। 2 भगवान हो या कोई भी हो, राजा हो, जो भी हो। तो हमारा काम क्या है कि जहां कम वहां हम। लेकिन आज क्या हो गया कि सारा मीडिया का काम आग लगाने का हो गया। अब तो देखते कि कहां पर गैप है, उसमें उंगली डालो, उसको फाड़ दो। हमारा काम होना चाहिए जोड़ने का, हमारा काम होना चाहिए अच्छे लोगों का समर्थन देने का, हमारा काम है प्रेरणा देने का। देखिए, एक पत्रकार मतलब एक चैनल और एक नेता की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, टीवी पे काफ़ी अपीयर होते हैं, प्रवक्ता भी होते हैं, फिर भी वो जितना एयर टाइम कंज्यूम करते उससे ज़्यादा एयर टाइम एक पत्रकार कंज्यूम करता है। मतलब उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है लोगों के सामने। तो उसको ये जो अवसर मिला है, उस अवसर को सुनहरा अवसर में कैसे बदला जाए, इसका प्रयास हमने पिछले 17 वर्षों से किया है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि मीडिया में, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, रजत शर्मा, अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, प्रियदर्शन वाजपेयी, बरखा दत्त, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, सैकड़ों नाम हैं।
क्या ये लोग पत्रकारिता का जो मूल सिद्धांत है, आदर्श है, उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं? नहीं, हम किसी की कोई ऑडिट करने या किस पे मैं कभी कमेंट नहीं करता। आपने कभी भी मेरे किसी पोस्ट पे मेरे खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों के विरुद्ध भी नहीं देखा होगा। जिसको जो सही लगता है वो करता है, वो करे, समय मूल्यांकन करेगा। मैच खत्म होने के पहले उसके मैन ऑफ द मैच भी तय नहीं होता है और हार जीत भी तय नहीं होती है, तो मैं कभी नहीं करता। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ। सर, सोशल मीडिया में इस तरह की चीजें चलती हैं कि राष्ट्र विरोधी समाचारों को और प्रोग्राम को बनाने वालों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिमा मंडित किया जाता है और उसमें रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड मिला। क्या राष्ट्र विरोधी पत्रकारिता करना किसी पत्रकार के लिए सही है? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, मैं किसी का कभी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में मेरी भूमिका 2005 में मैंने रखी है और तब से लेकर अभी तक वही है। तो रवीश कुमार को तो अभी मिला, उसके पहले भी जिनको भी मिला होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं खास करके चुनकर एक लाइन के लोगों को, लेफ्ट थॉट को प्रमोट करने वाले लोगों को ऐसे पुरस्कार देती है। इसलिए वो रवीश हो या कोई भी हो, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में आने वाले लोग संदेह के घेरे में आते हैं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों नामों को लीजिए, उन सब की लाइन एक है। आप निर्भीक पत्रकार माने जाते हैं, तो मैं जब सवाल कर रहा हूं और मैं नाम लेके कह रहा हूं, तो उनको जो है आप बच क्यों रहे हैं उनके नाम पे? जो है बचना नहीं कहते जी। मैं ऐसा मानता हूं कि हम जो अवसर हमने आप एक दूसरे को दिया है, समय दिया है, वो इन लोगों से बड़ा है। इन पे ये तो एक तात्कालिक घटना है, तो हम तो दूरगामी परिणाम करना चाहते हैं, तो इन व्यक्तियों के ऊपर बात करने की क्या आवश्यकता? चलिए, दूरगामी परिणाम से रिलेटेड पूछते हैं। हमारे देश में वर्तमान समय में जो न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका है जो काम कर रहे हैं, इसमें क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं? इस तरह से विश्व गुरु बनेगा? नहीं जा रहे। अगर सही दिशा में जाता तो राम राज्य आ जाता, तो आज राम राज्य तो नहीं है ना। आपके हिसाब से राम राज्य की परिकल्पना क्या है? नहीं, मेरी नहीं, ये प्रभु रामचंद्र जी का जैसे राज्य था वो ऐसा राज्य है क्या जिसमें न्याय जिसमें अन्याय किसी पे होगा नहीं, सब न्याय संगत होगा। हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को धर्म प्रकृति के अनुरूप जिएगा। बहुत लंबा कोई विषय नहीं है। प्रभु राम ने जो रास्ते दिखाए, क्या उन रास्तों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और खास तौर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चल रही है? देखिए, अब इसको आप ऐसा नहीं कह सकती कि नहीं चल रही है। ऐसा कह सकते हैं कि उस दिशा में जाने का काफी प्रयास हो रहा है, लेकिन पूर्ण अभी सफलता नहीं मिली है। किस तरीके की व्यवस्था बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित उसके जो सहयोगी दल और घटक हैं? नहीं, वो तो वही बता पाएंगे जो हमको बाहर से एज अ पत्रकार दिखाई देता है कि उन्होंने भी एक रास्ता चुना है, सबका साथ सबका विकास, और उस रास्ते पर वो चल रहे हैं। क्या सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो नारा है वो क्रियान्वित और पूरी तरह से ईमानदारी से लागू हो रहा है? ज़्यादा ईमानदारी से लागू हो रहा है। मतलब जैसे यूपीएससी में जितने मुसलमान चुन के आते थे जी, उससे ज़्यादा चुने कर आ रहे हैं। क्या इस देश उसमें आपका जैसा मुसलमान होता तो शायद मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन वो ज़कात फाउंडेशन का मुसलमान है जो विदेश से करोड़ों रुपए लेकर ये सारा गेम चला रहा है, जिससे निकलने वाले नामों में भी नाम कैसे है, उन्होंने क्या किया, आपको कई बड़ा रिकॉर्ड पता है। अच्छा, ये बताइए कि हिंदू मुसलमान को लेकर राजनीति और सारी चीजें होना चाहिए कि एक भारतीयता को लेकर होना चाहिए? देखिए, अगर वो दोनों तरफ से हो तो ही हो सकता है। क्या कुछ मुसलमान जो एक तरफा जो है पाकिस्तान के गुण गाते हैं या सऊदी अरब के गुण गाते हैं या उस धर्म को एक विशेषता देते हुए दूसरे धर्म को जो है अनर्गल बातें कहते हैं, उनके मुकाबले दूसरे राष्ट्रवादी मुसलमानों को भी क्वेश्चन मार्क किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उससे तो हमको कोई आपत्ति है ही नहीं। हमें तो गद्दारों से आपत्ति थी, है और रहेगी। जो मुसलमान गद्दार हैं, आतंकवादी गतिविधियों, दुर्भाग्य से क्या है कि जो राष्ट्रवादी है उन पर ओवैसी जैसे नमक हराम हावी है। आज हिंदुस्तान का मीडिया कौन से राष्ट्रवादी पर मुसलमान को दिखाता है? नहीं दिखाता है, लेकिन हर बात पर
ओबीसी की प्रतिक्रिया ली जाती है। क्यों ली जाती है? कौन है इसके पीछे? कौन स्पॉन्सर कर रहा है? क्यों इतना एयर टाइम ओबीसी को दे रहा है? एक सांसद वाली पार्टी को आप इतना वैल्यू कैसे दे रहे हैं? अब आप तो सहमत नहीं ओबीसी से? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लोगों का यह भी मानना है कि ओवैसी को इतना ज्यादा हाईलाइट करने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का हाथ है और सहयोग है। ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर वो गलत है। अच्छा, ये बताइए कि आप एक ऐसे पत्रकार हैं कि किसी भी मामले में आप दखल अंदाजी करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। एक पत्रकार को निर्भीकता से अपनी बात रखना चाहिए। अभी हाल ही में आपने जो किसान आंदोलनरत थे राकेश टिकैत, वहां जाके भी आपने रिपोर्टिंग की और उनका एक तरह से साक्षात्कार किया और काफ़ी हिम्मत से आपने अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के मुद्दे पर उनको एक तरह से घेरा। नहीं, देखिए उसके पीछे क्या था? सुरेश चौहान की क्या है सबको पता है जी। हमारी ये विशेषता है कि हमारा कोई रिपोर्टर कभी भी माइक आईडी को माइक से निकाल कर रिपोर्टिंग नहीं करता, इस डर से कि वहां पर लोग हल्ला करेंगे, हुटिंग करेंगे। कभी नहीं होगा भाई। मैं वहां जाने का, आज किसी भी पत्रकार ने, खास करके संपादक ने वहां जाने की हिम्मत की नहीं। हम गए जी। क्योंकि हमको ये भरोसा था कि हम बायस नहीं है, किसानों को ज्यादा पैसा मिले उसके हम पक्षधर हैं। मैं ही वो चैनल हूं जो प्रतिदिन शाम 7:59 पर मेरा शो शुरू होने के पहले लोगों को यह अपील करता है कि आपके थाली में जो खाना रखा है वो भले ही आपके पैसे से आया हो, लेकिन इसके लिए मेरे किसान भाई ने मेहनत की है, तो आप उसको बस याद करिए। आपको भी अच्छा लगेगा, उसको भी सुकून मिलेगा। किसानों के प्रति इस चैनल का रवैया हमेशा सकारात्मक रहा है। राकेश टिकैत को हमने जितने भी कॉन्क्लेव हमारे हुए पिछले 8-10 सालों में, हर कॉन्क्लेव में किसान नेता के तौर पर बुलाया है। तो वो जानते हैं कि मैं अपनी कंसेप्ट पर एकदम क्लियर हूं। सरकार, हाँ, बाकी इनके अंदर जो गद्दार घुसे हुए हैं, जो खलिस्तानी घुसे हुए, उसका मैं खुलकर विरोध करता था। आप देखेंगे कि उस इंटरव्यू में किसानों ने मेरा स्वागत किया वहां पर, मेरी क्यों नहीं हुटिंग की? क्योंकि उनको यह पता है 17 वर्षों में सुदर्शन ने अपनी इमेज को ऐसा बनाया है कि ये बायस नहीं है, गद्दार को छोड़ेगा नहीं और अच्छे के खिलाफ बोलेगा नहीं। अच्छे मुद्दे पे हम साथ हैं, जो नहीं है उसके खिलाफ है। टिकैत जी ने मेरे से कितने मुद्दे पे सहमति जताई वहां पर? अच्छा, अभी किसानों का जो आंदोलन 1 साल से चला, उस आंदोलन की प्रतिक्रियाएं और उसकी जो है गंभीरता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने तीनों कानून जो है वापस ले लिए। अब किसान धरना दे रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, वो तो टिकैत जी ने खुद कहा था कि कानून समाप्त करवाइए, मुझे मध्यस्थता करने के लिए कहा था जी। गन्ने के रेट को लेकर भी मैंने उनको कहा था कि यूपी सरकार तक बात पहुंचाऊंगा, और यूपी सरकार ने रेट भी बढ़ाया, केंद्र ने भी कानून वापस ले लिया है। अब उन्होंने अपने जो जबान होती, क्या होता है कि आंदोलन ये सब कुछ होते रहते हैं, व्यक्ति को अपनी एक इमेज, एक चरित्र बना के रखना चाहिए। और टिकैत जी ने इस बार ये गलती की है कि उन्होंने जो कहा वो नहीं किया है। और मुझे लगता है कि ये आंदोलन कानून वापसी का नहीं, अभी ये मोदी को वापस करने का अभियान लग रहा है। तो ऐसे लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सख्ती से निपटना चाहिए। देखिए, कभी भी ना एक ध्यान रखिए कि सामने वाला क्या चाहता है, वो कभी नहीं करना चाहिए। इस बार इस आंदोलन में घुसे खलिस्तानी और गद्दार चाहते थे कि ऐसा जबरदस्ती किया जाए जिस कारण गोली चले और कोई किसान मरे। देखिए, अभी ये जो 700 किसान मरने वाली बात है, मुझे तो हर मृत व्यक्ति से मतलब कोई भी हो, कुत्ते का बच्चा भी मरता है तो बुरा लगता है, लेकिन ये 700 वाले जो विक्टिम कार्ड ही खेल रहे हैं, एक किसान भी गोली से मरा होता तो आंदोलन अलग दिशा में जाता। तो ये चाहते हैं कि गोली चले, मारे, सख्ती से निपटा जाए, उस समय कभी नहीं करना चाहिए। रणनीति जो होती है, वो शत्रु जो चाहता है वो नहीं करना, ये सबसे बड़ी होशियारी होती है। अच्छा, ये बताइए कि वसीम रिजवी साहब का साक्षात्कार नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया सभी लेते हैं। क्या वसीम रिजवी का जो साक्षात्कार देने का तरीका है या जो मुद्दे उठाने का तरीका है एक धर्म विशेष से, वो इस लोकतांत्रिक देश के लिए, इसकी सेहत के लिए सही है? देखिए, सेहत क्या होती है, मतलब आप ये कुछ लोग डर दिखाते हैं कि नहीं नहीं कुरान पर बात करेंगे तो सेहत पर असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भाई? आप अपनी सेहत मजबूत रखिए, इतनी कमजोर क्यों रखी है आपने? ऐसे कठमुल्लों के हाथ में क्यों दे के रखी है जो गलत सिखाते हैं? इन कठमुल्लाओं से कैसे मुक्ति मिलेगी? नहीं, पहले वसीम रिजवी का क्लियर जी। वसीम रिजवी ने जो बात कही कि कुरान की 26 विवादित आयतों को, मतलब जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इमोरल है, या उनको लगता है कि इस समय में वो समय अनुकूल नहीं है, हिंदू मुसलमान बच्चों का, परिवारों का, भविष्य का ज्यादा नुकसान कर रही है।
तो आपका बच्चा आतंकवादी अगर उससे बनता है ऐसा उनको लगता है और वो बोल रहे हैं, तो बोलने का अधिकार तो इस देश का कानून देता ही है ना। क्या सिर्फ कुरान शरीफ की आयतों को हटा देने मात्र से आतंकवादी पैदा होने बंद हो जाएंगे? एक पत्रकार की हैसियत से आप बताइए। नहीं, केवल उससे नहीं होंगे, लेकिन उनके कारण देवबंदी मदरसे और जो वहाबी लोग हैं उनको जो बहाना मिलता है कि उन काफिर और उन सारी चीजों को 26 आयतों को लोगों को बताकर जो उस्काने का बहाना मिलता है वो बहाना बंद हो जाएगा। काफिर का आपके हिसाब से क्या मतलब है? खुद मेरे इंटरव्यू में देवबंद के जो मुफ्ती है, मौलाना है अरशद मदनी, उन्होंने कहा है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। तो मैं भी काफिर हूं उनके हिसाब से। तो अल्लाह को ना मानने वाला एक धर्म विशेष के कथन के हिसाब से काफिर है, लेकिन हिंदू धर्म जो है इस्लाम धर्म से पुराना है, सनातन है। हिंदू तो अनंत है, सनातन अनंत रहेगा। तो एक दूसरा धर्म जो आया बीच में, जैसे और धर्म में मजहब आए, उस मजहब की किस एक बात के कह देने से क्या सनातन धर्म की प्रासंगिकता, उसका महत्व, उसका वजन कम होता है? इसके दो चीजें, ये तो सूरज पर थूकने से तो कुछ होने वाला नहीं है, उसके मुंह पे गिरेगा, इसलिए वो कहना छोड़ दीजिए। इसका जिसका सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, या मैं कहता हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा खतरनाक है। इस्लाम के नाम पर आखिर देश बटा ना, टुकड़े हुए ना, ये तो सत्य है। तो ऐसा कहने वाले लोगों ने जो लोगों के अंदर गोला बारूद भर दिया है वो फट रहे हैं, और वो फटने से आज हिंदू मुसलमान का जनसंख्या अनुपात जहाँ कम है वहाँ पर हिंदू को पलायन करना पड़ रहा है। तो ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो कट्टरता लोगों में गोला बारूद की तरह भरी है, इन 26 आयतों से कहिए, वहाबिज्म से कहिए, बाहर से भेजे गए पैसों से कहिए, ये सारा जब तक नहीं रुकेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए बोलना है कोई बड़ी बात नहीं, ये रोकेगा की छूट तो हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म में बोलने की छूट है। यहाँ तो प्रभु रामचंद्र जी का विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मोहम्मद का नाम लेकर अगर कोई कुछ बोलने का प्रयास करेगा तो सर तन से जुदा वाला आदेश दिया जाएगा। आप एनालिसिस कीजिए, मोहम्मद साहब का जो भी जो है एनालिसिस वसीम रिजवी ने किया है, उस पर मैं जो हूँ वसीम रिजवी से भी जो है बहस करने को तैयार हूँ। और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपत्तिजनक है तो उस चीज़ को जो है आदमी को इनहेल नहीं करना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि तू युद्ध कर, अन्याय के खिलाफ कर, कोई ना किसी को मारता है ना मरता है, आत्मा अमर अजर है। तो क्या इसका मतलब महाभारत के उस दृष्टांत को, उस उद्देश्य को मानते हुए सबको जो है युद्ध में लग जाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, एक दो बेसिक फर्क है। भगवान श्री कृष्ण ने आपने जो वाक्य बोला कि जो गलत है उसके खिलाफ युद्ध कर, इस्लाम अगर ये कहता है कि गलत के खिलाफ युद्ध कर तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो इस्लाम भी तो गलत के खिलाफ युद्ध करता है। किसका क्या कहता है? किसी को भी मार दे। देखिए, जो हमने आज तक देखा है जी, वो ये देखा है कि जो बुत परस्ती है भाई, ये भगवान कृष्ण ने या किसी भी हिंदू देवी देवता ने, किसी अवतार ने, संत ने, महापुरुष ने ये कहा कि जाकर मस्जिद तोड़ो, जाकर मुसलमानों को मारो। हमारे यहाँ तो काफिर नाम की कंसेप्ट नहीं है। यहाँ तो ईश्वर को न मानने वाला भी चारवाक ऋषि हो सकता है, लेकिन इस्लाम में ईश्वर के पास, अल्लाह के पास जाने का एक ही रास्ता है। चलो हम कहते हैं कि आपको जिस रास्ते से जाना है जाओ, लेकिन इस रास्ते को छोड़कर दूसरा कोई रास्ते से जा ही नहीं सकता। ये बात हमको मंजूर नहीं है। ये वो कहते हैं, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? इस्लाम में तो ये भी चीज है, आपका धर्म आपको मुबारक, हमारा धर्म हमें मुबारक, तब क्या रह जाता है? ये तो लाइन आपने ले ली जी, सबने ली। हाँ, और कौन सी लाइन लेना चाहिए बताइए? ये लाइन अच्छी है ना जी, जिसका धर्म जिसको मुबारक जी, अब करो, अच्छा है, लेकिन और कोई धर्म पृथ्वी पे रह नहीं सकता। ये किसने कहा? अरे ये रोज कई मुल्ले कहते हैं। नहीं, मुल्लों के कहने से क्या था? आप तो एक पत्रकार हैं, मुल्ले संविधान से ऊपर नहीं है। वही मुल्ले जब तक इस देश में रहेंगे, उनको पैसा देने वाला, उनको प्रेरणा देने वाला विचार रहेगा, तब तक ये देश शांत नहीं हो सकता। तो उनको पैसा कहां से आता है? सऊदी अरब से आता है, मुस्लिम कंट्री से आता है। उसको रोकने की जिम्मेदारी तो सरकारों की है, और सरकार आपकी है केंद्र में। सरकार विफल है इसमें, मैं बताता हूँ। तो सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार को जितना भी 10,000 एनजीओ पर बैन करने के बावजूद भी आने वाला पैसा एनजीओ से ज्यादा आता है हवाला से, जी, आता है हलाल सर्टिफिकेट से, जी। तो ये कई तरीके हैं ना। नहीं, देखिए, आप हर बात को सिर्फ में क्यों लेते हैं? मैं कहता हूँ मेन स्ट्रीम में जोड़िए ना। देखिए क्या होता है, बेचारा बच्चा जो मदरसे में जाता है
वो तो कुछ बनना चाहता है, लेकिन आप उसके सारे रास्ते बंद करके उसको केवल मोहल्ला मौलवी बनाने तक सीमित रख देते हैं। आप एक सरकार, इस सरकार ने थोड़ा अच्छा काम किया है, योगी जी ने उस पर काफी पैसा भी दिया है, वो है मदरसों का मॉडर्नाइजेशन। लेकिन उस मॉडर्नाइजेशन का विरोध हो रहा है, तो मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करने की दिशा में काम होना चाहिए। मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो उससे जो है सारी समस्या हल हो जाएगी। नहीं, आप सारी क्यों कहते हैं? हर चीज का अलग परिणाम है ना। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्यादातर जो है दूसरे मजहब की हैं, तो वो भारतीय उनके मामलों में ही जो है हस्तक्षेप करती है, इसके पीछे क्या सोच है? नहीं, समस्या उधर है ना, काम तो इधर भी करना जरूरी है। संस्कृत के स्कूल खोलना जरूरी है, गुरुकुलों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना जरूरी है। वो कैसे होगा? सारे यूनिवर्सिटी तो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हाँ, उद्योगपतियों से पैसा ले रहे हैं, शिक्षण संस्थान बेच रहे हैं, तो पहले वो रुकना चाहिए ना। भारतीय दर्शन पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि किसी की भी सरकार हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सरकार राजा के विषय है, ये पैसे पर बेचने वाले नहीं होने चाहिए। अगर मेरे पास पैसा है तो मेरे बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ेंगे, उनको ज़्यादा स्किलफुल टीचर्स पढ़ाएंगे, और बेचारा गरीब का बच्चा है वो नहीं जाएगा। अभी कुछ दशकों पहले, मतलब देखिए, मैं जहाँ पर पढ़ा हूँ, मैं या अब दिल्ली में भी ऐसी व्यवस्था पहले थी, जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, देश के प्रधानमंत्री का बेटा भी और उनके ड्राइवर का बेटा भी एक स्कूल में जाते थे। लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये बड़ा खतरनाक है। इसके कारण गरीब का बच्चा गरीबी रहेगा, मजदूरी करेगा, और बड़े को बड़े अवसर मिलेंगे, ये ठीक नहीं है। शिक्षा पूर्णतः फ्री होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, 100% फ्री। उसके स्किल के आधार पर उसको सारी संभावना खुली होनी चाहिए। अब इस स्थिति में जाना चाहिए, आज निकल जाए। अच्छा, एक सवाल अब आरक्षण के मामले पे मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि इस आरक्षण प्रक्रिया की पूरी समीक्षा होना चाहिए 5 साल पहले। ये बाबा साहब ने भी जी, कहा था। बाबा साहब ने भी कहा था, तो उस पे समीक्षा कर नहीं रहे हैं लोग, और इस तरह का जो है माहौल पैदा हो रहा है देश में। एक अयोग्य व्यक्ति को यूं समझ लीजिए कि एक बड़ी सीट दे दी जाती है, इससे तो देश का नुकसान हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, अधूरी बात रख के पूरा समाधान होगा नहीं जी, और उससे कंफ्यूजन तैयार होगा, इसलिए मैं रिजर्वेशन इस विषय पर अलग से इंटरव्यू दूंगा। मैं अधूरी बात कह के कोई कंफ्यूजन नहीं फैलाना चाहता। चलिए, आप इसको छोड़िए, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निजीकरण को जो है महत्व दिया। देखिए, जब आपने ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट किया है तो निजीकरण तो होना ही है, लेकिन निजीकरण में स्वदेशी को प्रमोट करना, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना, इस पे जोर देना चाहिए। अमेरिका वाला निजीकरण जो है वो यहाँ ठीक नहीं है कि बड़ी कंपनियां छोटी सारी कंपनियों को खरीद लें और उसके बाद उनको बंद कर दे और केवल बड़ी कंपनियां अपनी मोनोपोली चलाएं, ये ठीक नहीं है। सर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जो है जिस तरह से बेचा गया, क्या वो देश के भविष्य और सेहत के लिए सही है? नहीं, पहले तो सरकार ने कोई सार्वजनिक उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार बिजनेस नहीं करे। लेकिन अगर वो किसी को लगता है कि गलत बेचे गए तो कोर्ट में जाए, सरकार अपना पक्ष रखे। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है एट प्रेजेंट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को और केंद्र सरकार को देश में कौन से जो है ऐसे 2-3 महत्वपूर्ण आपके हिसाब से मुद्दे हैं जिनको पहले जो है सॉल्व करना चाहिए और कानून बनाना चाहिए और देश में एक समानता हो और विकास की तीव्र गति से? वैसे तो कई मुद्दे, लेकिन मैं प्रमुखता से, प्रायोरिटी से अगर मैं कहूँ तो हिंदुस्तान में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। एक ऐसा कानून जो एक देश एक कानून हो, जैसे इन्होंने एक देश एक नंबर शुरू किया, कई विषय की, एक देश एक राशन कार्ड शुरू किया, तो एक देश एक कानून क्यों नहीं हो सकता? एक कानून लाना चाहिए। दूसरा, जो देश द्रोह का कानून है उसको सख्त किया जाना चाहिए और उसमें देश निकाले तक की बात करनी चाहिए। तीसरा, अभी आरक्षण को लेकर आपने पूछा, लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठी इस देश में रहते हैं, उनको आप बाहर निकालिए, आपको आरक्षण की कोई चिल्लाहट ही नहीं होगी, क्योंकि वो 10 करोड़ की जगह खाली हो जाएगी। हम आपकी बात से सहमत हैं। ये 10 करोड़ के लोग बाहर से जो आए हुए हैं, घुसपैठी बन के यहाँ रह रहे हैं, सारी व्यवस्था खराब कर रहे हैं, देश के संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, वो एक तरह से उपयोग करके हम लोगों के अधिकारों का छीन रहे हैं। 10 करोड़ लोग खाली हो जाएंगे, उनको कैसे निकाला जाएगा? में से अगर 7 करोड़ भी घरों में रहते तो 7 करोड़ घर बन जाएंगे, सर, दूसरे को दे दीजिए। सर, बिल्कुल सही। तो ये व्यवस्था जो है कौन करेगा, ये कैसे होना चाहिए? ये बहुत सिंपल है। एक दिन सरकार घोषित करे कि जैसे 3 महीने का टाइम दे और कहे कि इस डेट तक इस देश में जो भी घुसपैठिया है वो बाहर चला जाए।
नहीं जाता है तो सख्ती से भेजा जाएगा। उसी के लिए एनआरसी लाने की बात हुई थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि अब कोविड जाने के बाद एनआरसी के लिए सरकार ने पहल करनी चाहिए और हर एक जो भी इस देश का नागरिक नहीं है ऐसे घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। एनआरसी करने की क्या जरूरत है? जो बात आपने कही, अगर अमित शाह साहब, मोदी साहब एक जो है ऐलान कर दें कि चले जाओ, मैं कहता भाई आपके घर में कोई घुस जाएगा तो आप सख्ती से निकालेंगे ना। मेरा ऐसा मानना है जी भाई। देखिए म्यांमार में कोई थोड़ी एनआरसी आई थी जी, वहाँ जो हिंसा करने वाले उनको भागना पड़ा ना। आप इस देश में ये प्रयोग तो करिए, और अगर सरकार नहीं करेगी तो अगले वर्ष हम करने वाले हैं, क्योंकि 10 करोड़ लोगों का बोझ हम उनको क्यों पाले भाई, हम क्यों पाले उनको? बिल्कुल सही है। इसलिए तीसरा जो मैंने आपको मुद्दा बताया वो घुसपैठियों को बाहर करना। चौथा, शिक्षा को समान और फ्री करना, प्राइवेटाइजेशन शिक्षा से पूरी तरीके से बाहर निकालना, उसमें देशभक्ति की पाठ को बढ़ावा देना, भारतीय दर्शन की शिक्षा को महत्व देना और पर्यावरण पूरक, धर्म संगत, सुसंस्कृत शिक्षा को महत्व देना। और प्रोफेशनल शिक्षा तो इस देश की रगों में रही है। जो पारिवारिक शिक्षा है, परिवार से मिलने वाला स्किल है, लोहार है, सुनार है या ऐसी स्किल्स है, उसमें काम करने वाले लोगों को शिक्षा की सख्ती करके जीवन का समय बर्बाद करने के बजाय घर में अगर कोई पिता के हाथ के नीचे सुनार बन के अच्छे गहने बना रहा है तो उसको सर्टिफिकेशन दे दो ना। क्यों उसको आप कह रहे हो कि भाई तुम ग्रेजुएट हो जाओ, क्यों लाइफ के 15 साल खराब करें? करने दो उसको। बाकी शिक्षा जो जरूरी है, जो लौकिक जीवन में आवश्यक है, वो सिखवाइए, बाकी करने की जरूरत नहीं है। या सबको एक कतार में डालने की जरूरत क्या है? ये जो हो रहा है वो गलत है। इस दिशा में भी शिक्षा में बदलाव हो। छठवां सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं जिनका स्वास्थ्य के ऊपर आज सबसे ज़्यादा लूट मची हुई है, और विदेशी कंपनियां, फार्मा कंपनियां षड्यंत्र पूर्वक देश, आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा, हिंदुस्तानी के कमाई का बड़ा हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य पे जाता है। शिक्षा का तो मैंने समाधान बता दिया। स्वास्थ्य में भी आपको जैसे मोदी जी ने योग को प्रमोट किया वैसे आयुर्वेद को करना चाहिए, नेचुरोपैथी को करना चाहिए, इसको शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहिए। और फिर एक बड़ा खर्चा लोगों का बचेगा तो समृद्धि आने में अपने आप होगी। तो यही 5-7 ऐसे मुद्दे हैं कि जिसको मुझे लगता है कि तात्काल स्वरूप में किया जाना चाहिए। अच्छा, फ्री अनाज देने की जो व्यवस्था सरकारें करती हैं, सभी सरकारें करती हैं, क्या उससे हमारा जो है समाज का एक तबका आक्रमण तो नहीं हो जाता है? फ्री, हाँ, ये खुद मोदी जी भी पहला ऐसा कहते थे ना, हमारा धर्म ये स्वीकार्यता देता है जी। कभी भी निजी जीवन जीने के लिए किसी से लेने वाली चीज अलाउड नहीं है जी। आध्यात्मिक सामाजिक जीवन लेने के लिए अलाउड है जी। आप भिक्षा ले सकते हैं जी। लेकिन आपको पुरुषार्थ अनिवार्य है जी। ये पुरुषार्थ को घटाता है जी। इसलिए तो इन योजनाओं को बंद होना चाहिए। नहीं, इनको बंद करने के लिए दूसरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। जैसे अमेरिका में एक बार सूखा पड़ा, तो मुझे अभी राष्ट्रपति का एग्जैक्ट नाम याद नहीं, संभवतः क्लिंटन, वो एग्जैक्ट राष्ट्रपति का नाम याद नहीं, लेकिन सूखा पड़ा तो उन्होंने सड़क के किनारे गड्ढे खदवाए। एक पहले सूखे में लोगों को पैसे दिए, रोजगार दिया, लोगों ने अपना घर चलाया। अगले साल फिर सूखा पड़ा तो उन्होंने उन्हीं गड्ढों को फिर भरने के लिए काम दिया। तो उनको पूछा गया कि भाई पिछले बार आपने गड्ढे खुदवाने के पैसे दिए, इस बार आपने गड्ढे भरवाने के पैसे दे रहे, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर उसको घर बैठकर मैं पैसे दूंगा तो फिर उसके अंदर का पुरुषार्थ, श्रम करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैंने उनको काम करके पैसे दिलवाए। मैं इसका समर्थक हूँ। अच्छा, एक सवाल और, आप ये बताइए कि भारतीय समाज को किस तरह की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्तर पर जो है प्रयास करना चाहिए, और किस तरह के लोगों को दरकिनार करने के लिए, ताकि देश... पत्रकारिता मेरा सबसे पसंदीदा विषय है। हिंदुस्तान की पत्रकारिता में एक भी पैसे का विदेशी निवेश ना हो, सबसे पहले। दूसरा, अंबानी, अदानी, बिरला जैसे उद्योग घराने को मीडिया में प्रवेश ना हो, क्योंकि ये लोग आएंगे तो उनके पैसे के प्रभाव से मीडिया में वही होगा जो विदेशी कंपनियां विदेश के लिए करती या अपने कंपनियों के लिए करेंगे। इंडिविजुअल्स पत्रकारों को समर्थन दिया जाए, इसके ऊपर जो टैक्स का बोझ है, लाइसेंस फीस का बोझ है, उसको कम किया जाए। तो जो ईमानदारी
मजबूरी में ईमानदारी छोड़ने वाले पड़ती कुछ लोगों को, हम जैसे लोग तो नहीं छोड़ते, लेकिन जो लोग छोड़ते वो भी नहीं छोड़ेंगे। तो पत्रकारिता सही दिशा में जाएगी, पोल्यूटेड नहीं रहेगी, पत्रकारिता की दिशा में ये किया जाए। दूसरा, जो आम पत्रकार हैं, जो मीडिया संस्थान में काम करता है और रिटायरमेंट के बाद उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी सरकार काम करे, क्योंकि ये समाज उपयोगी काम है। अगर सरकार में काम करने वाले व्यक्ति को कोई रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलता है मरने तक, तो भाई मीडिया संस्थान के जो पत्रकार हैं उनको भी मिलना चाहिए। ऐसे आम पत्रकार की जीवनी सुरक्षित करने से लेके मीडिया संस्थानों को विदेशी कंपनी और भारतीय बड़े कारपोरेट घरानों से मुक्त करना चाहिए। अगर सुरेश चौहान के की चैनल मैंने शुरू किया और 20 साल बाद मेरी कंपनी कारपोरेट में दूसरे बिजनेस में जाकर बड़ी करती है, तो मेरा इस कंपनी से स्टेक कम करवाना चाहिए। एक समय सीमा और एक आर्थिक मापदंड आपको ठीक करने चाहिए, तभी इसमें मिशनरी लोग आएंगे और राष्ट्रवादी लोग उसमें टिक पाएंगे। मिशनरी मतलब राष्ट्रवादी मिशनरी, वो धर्मांतरण वाले मिशनरियों के तो मैं खिलाफ हूँ जी। अच्छा, ये बताइए कि ये धर्मांतरण जो लोग करते हैं, अभी एक मौलाना साहब पकड़े गए, आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो ये धर्मांतरण जो है कैसे कर ले जाते हैं? वो सरकारों की और एजेंसियों के होते हुए भी, और प्रभावशाली सरकार है उसके बावजूद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की? वो प्रभावशाली इसलिए कम से कम पकड़े जा रहे हैं, नहीं तो मोदी योगी सरकार नहीं होती तो गौतम को कोई पकड़ेगा ऐसा आपको लगता है? कभी नहीं पकड़ता। देखिए, ये आपदा को अवसर बनाते हैं ईसाई मिशनरी जो होते हैं, और इसलिए इस कोरोना के आपदा में उन्होंने 15 वर्ष में जितना काम किए करते उतना 15 महीने में किया है, और इसलिए इस पर विशेष काम करने की आवश्यकता है। और इस पर एक केंद्रीय कानून लाया जाए धर्मांतरण का, जो कि हम जिनसे ज़्यादा सहमत नहीं है, ऐसे गांधी भी कहते थे, इसलिए ऐसा कानून लाना चाहिए और सख्ती से इस पर बैन आना चाहिए। धर्मांतरण जो है कोई आदमी जो है कर सकता है बिना अपनी इच्छा के? भ्रमित होके भी होता है, लालच से भी होता है, दबाव से भी होता है, नहीं होना चाहिए। तो जो आदमी भ्रमित होकर धर्मांतरण कर लिया तो उसका जो है क्या, किस तरह से वापसी होगी? घर वापसी पे बढ़ावा देना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जिनको लगता है कि हम गलत दिशा में गए हैं जिस भी कारण से, जी, मैं नहीं कहता कि, लेकिन सनातन धर्म में तो धर्म वापसी का कोई कंसेप्ट नहीं है। बिल्कुल है, किसने नहीं कहा आपको? शिवाजी महाराज ने कितनी घर वापसियां कराई, आर्य समाज ने कितनी घर वापसियां कराई। तो अगर मान लीजिए हम एक मुसलमान हैं, हाँ, और हम कहें कि हमारी धर्म वापसी, घर वापसी कर ली जाए, तो हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? हमें तो लोग मना करते हैं। मैं आपको करने के लिए तैयार हूं, आप करिए, आइए। हमें तो यहाँ तक के लोग मना करते हैं कि जो है आप इस तरह की बातें क्यों करते हो? वो तो मूर्ख है जो ऐसा करता है। मुझे पता चला है कि इन दिनों में आप अगर गूगल पे भी सर्च करें तो लाइफ विदाउट अल्लाह, ये दुनिया भर में लाखों लोग इसमें सहभागी हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो नाम में अगर मुसलमान लिखा है तो हर एयरपोर्ट पे चड्डी उतारी जाती है। मैंने कई बार मेरा एक किस्सा बताया हुआ है, मैं वार के अनुसार कपड़े पहनता था, तो बुधवार के दिन हरे कपड़े पहनता था, तो और ट्रैवलिंग में सामान्यतः कुर्ता पैजामा पे रहता हूँ जी। तो मैं जा रहा था एम्स्टरडैम, एक मीडिया का एग्जीबिशन होता है प्रतिवर्ष वहाँ पर, तो मेरा हरे कपड़े थे। उन दिनों श्रावण महीना चल रहा था, शो नहीं करना था, तो मैंने थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ली थी। फिर मैं गया जॉर्डन एयरलाइन से, क्योंकि मैं हर वर्ष किसी ना किसी अलग अलग एयरलाइन से ट्रैवल करता था, उस बहाने उस देश की राजधानी से जाना होता था। तो हम एम्स्टरडैम पे उतरे, उसके पहले मैं 4 बार गया था, कभी मेरी वहाँ जांच नहीं हुई। और जॉर्डन एयरलाइन से गया तो जो मेरा बोर्डिंग पास बना था, तो बोर्डिंग पास में डिजिट की लिमिट्स होती है, लंबा नाम नहीं होता। जैसे मेरा नाम सुरेश है, सरनेम चौहान के बीच में पासपोर्ट में सुरेश खंडेराव चौहान की, पिता का नाम लिखते हैं महाराष्ट्र में। जी जी हाँ। तो मेरा जो बोर्डिंग कार्ड बना वो बना सुरेश खान। कैसे बना? क्योंकि खंडेराव में KHANDERO नहीं लिखा, KHAN तक ही उसके डिजिट की लिमिट खत्म हो गई, तो पासपोर्ट बन गया, वो बोर्डिंग पास गया सुरेश खान, हरे कपड़े, जॉर्डन एयरलाइन से, दाढ़ी, कुर्ता पैजामा। उन्होंने कहा साइड में आइए, तो मैंने कहा मैं हर साल आता हूँ, मेरे पासपोर्ट पे इतने बड़े बड़े देशों का वीज़ा लगा हुआ है, ये मुझे साइड में क्यों ले रहे हैं? 10 सेकंड में मेरे ध्यान में आ गया और मैंने उनको कहा कि दिस इज़ नॉट खान, दिस इज़ खंडेराव। पासपोर्ट मैंने निकाला और उनको दिखाया कि देखिए ये इसकी लिमिट है, मैं हिंदू हूँ और आपके देश में पहले भी आया हूँ। तब उसने 2-4 मिनट मेरे से बात करने के बाद मुझे छोड़ा, नहीं तो शाहरुख खान को भी तो पकड़ा जाता है। तो ये देखने के बाद मुसलमानों को लग रहा है कि अरे हमारा क्या होगा। फिर दूसरा देखिए,
इतना जीवन करियर ओरिएंटेड हो गया है कि व्यक्ति को लगता है कि इस जीवन में सारी आशा अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है। किसी को भी लगता है, आपको भी लगेगा कि नहीं, थोड़ा और लाइफ मिल जाती तो अच्छा होता, जीवन के मिशन पूरा करने के लिए दोबारा आते तो अच्छा होता, माँ बाप की सेवा करने का समय नहीं मिला, इसी माँ बाप के दोबारा आएंगे तो अच्छा रहेगा, भारत की सेवा करने के लिए दोबारा आएंगे तो अच्छा रहेगा, जो ख्वाहिशें नहीं जी पाए उसको जीने के लिए दोबारा आएंगे तो अच्छा रहेगा, मुसलमान रहेंगे तो आपको दोबारा की व्यवस्था नहीं है इस हिंदू में। तो क्या सिर्फ इसलिए मुसलमानों को धर्म बदल देना चाहिए कि हर बार में केवल इसलिए क्यों कहते हैं? कई पहलू होते हैं, उसमें ये भी पहलू है। भाई आपके बच्चों का क्या हुआ, आपके बेटी को कोई 3 तलाक क्यों दे, ठीक है ना, ऐसे कई मायने हैं। तो इसलिए जो घर वापसी करना चाहता है उनको किया जाना चाहिए, और सुदर्शन ये पहल कर रहा है। अभी हम एक 10,000 लोगों की बड़ी घर वापसी की योजना बना रहे हैं। अब भी आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम आप लिख लीजिएगा, मैं बता दूंगा, आप जब आप आदेश करेंगे मैं आ जाऊंगा। लेकिन मैं इसलिए घर वापसी नहीं कर रहा हूं कि एयरपोर्ट पे हमें रोक दिया जाए। नहीं, सुन लीजिए, मैंने देखिए, आप है ना केवल इसलिए ये शब्द को भूल जाइए। आप जरा है ना हर बात में ये लगा देते हैं, इसके 360 डिग्री पहलू होते हैं जी, उसमें ये भी पहलू है, ये मैंने आपको कहा। ठीक है। अब एक सवाल और कि हमारे देश में जो आर्थिक विषमताएं हैं, अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते चला जा रहा है। आपने मेरे मन की बात कही, ये मेरे हृदय की पीड़ा है। देखिए, ईश्वर ने सबको एक समान पैदा किया जी। हमने व्यवस्था ऐसे बनाई कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं मिले, हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, ये उपलब्ध कराने की राजा की ड्यूटी है। और हमारी राज व्यवस्थाओं में ऐसी व्यवस्था थी, ये दोबारा इस सरकार ने पैदा करनी चाहिए। आज भले हिंदू मुसलमान हो रहा हो या बाकी कई प्रकार की समस्याएं देश के सामने हो, कल अगर गरीब और श्रीमंत, अमीर और गरीब की लड़ाई शुरू होगी तो क्या होगा? वो कोई नहीं होना चाहिए, कोई भी खाई समाज में नहीं होनी चाहिए। तो ये अमीर और गरीब वाला जो फॉर्मूला है, देखिए, एक तरफ खाना हजम हो इसलिए आप लोग हजमोला ले रहे हैं, वेट लॉस के लिए लाखों रुपए लगा के आप जिम जा रहे हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट में जाके जा रहे हैं, घर में जिम रख रहे हैं, और दूसरी तरफ कुपोषण से लोग मर रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? या हमारे देश शर्म की बात नहीं कि हमारे देश में कोई हमारा ही भाई कुपोषण से मर रहा है? इससे बुराई और क्या हो सकती है? ये पश्चिमी थॉट के कारण और हो रहा है। देखिए, पहले कोई अगर बड़ा सेठ होता था, अमीर होता था, तो क्या करता था? अन्न क्षेत्र खोल देता था जी। अब क्या कर रहा है? अब वो कह रहा है कि 50 लाख की गाड़ी लेगा, थोड़े ज़्यादा पैसे आएंगे, 1 करोड़ की गाड़ी लेगा, थोड़े ज़्यादा पैसे आएंगे, लंदन में घर, फार्म हाउस, इधर उधर। पहले बड़ा से बड़ा सेठ भी उसी गली में रहता था, गरीब से गरीब व्यक्ति उसी गली में रहता था। ज़्यादा पैसा हो जाता था, वो मंदिर बना देता था, अन्न क्षेत्र खोल देता था, ज़्यादा लोगों को रोजगार देता था। आज ये व्यवस्था खत्म हो गई। आज अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो आप अपने लिए सोच रहे हैं, ठीक है ना? तो ये व्यवस्था फिर से लागू हो, ये होगी। चाणक्य साहब इस दिशा में भी कुछ करेंगे। देखिए, ये हम तो कर ही रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हिंदू राम राज्य क्या है, जो आपने जिससे इंटरव्यू की शुरुआत हुई, यही तो राम राज्य है। राम राज्य में ऐसा भेद नहीं था। तो अब भगवान राम के मानने वालों की सरकारें हैं ज्यादातर, बिल्कुल, तो राम राज मेरे हिसाब से जो है स्थापित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। राम राज्य ही अंतिम लक्ष्य है पहुंचने का, वो ये होना चाहिए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की क्या परिकल्पना है? राम राज्य, कोई फर्क नहीं। तो इसमें जब आचार संहिता, वो जब कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा तो धीरे धीरे उसी की दिशा में आप लोग बढ़ेंगे, क्योंकि कोई जो है वो रहेगा ही नहीं इसमें धर्म जात का मामला, सब भारतीय हो जाएंगे। सब भारतीय होंगे, लेकिन फिर भी धर्म तो और मजहब तो रहेंगे। तो लोगों को जब अनुभूति होगी तो सही दिशा में आएंगे। जैसे आपको लग रहा है कि जाना चाहिए, लोग आएंगे और होगा, और मैं दावा करता हूं होने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि जो राम मंदिर का तो भव्य निर्माण हो रहा है, मथुरा काशी को लेके भी विवाद चल रहा है, ये सही इंटरव्यू दे रहा हूं तो आज ट्रेंड चल रहा है जी, जय श्री कृष्ण का जी, और ये होना है। देखिए, ये केवल मैं कह रहा हूं, बीजेपी कह रही है, इसलिए नहीं हो रहा है। ये गलत था तो गलती दुरुस्त होनी है, प्रकृति का नियम है। सर, जितनी ये चीजें गलत थी, ये चीजें अगर सुधर जाए, मान लीजिए मुस्लिम
कौम के लोग ही आगे बढ़ के आ जाएं, उनको एक तरह से सद्बुद्धि आ जाए बकौल आप लोगों के। अगर ऐसा हो जाए जी तो समस्या का समाधान ही हो गया। हम सारी मतलब 1 घंटा का ज़्यादा ही हो गया होगा, इसमें बहुत विषयों को हमने पूरा किया है। एक अलग से विषय हम इस्लाम इस विषय पर इंटरव्यू करेंगे या घर वापसी इस विषय पे करेंगे, उनमें इन सारे मुद्दों को ले लेंगे। ठीक है, तो आपने धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने बड़ी दिल खोल के चर्चा की और ऐसा मुसलमान पत्रकार मुझे पहली बार मिला है। तो ऐसा व्यक्ति भारतीय, और आपको मुसलमान होने से ज़्यादा भारतीय होने पे गर्व है। तो जब मुझे हमारे पत्रकारों ने कहा कि आपको इंटरव्यू देना है तो मैंने कहा कि हम देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।